तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था क्या था बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आता वो इनऑर्गेनिक में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनऑर्गेनिक को बेहतर करने के लिए, इनऑर्गेनिक की किसी भी थ्योरी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक लेक्चर ले चुका हूं। आज इसका दूसरा क्लास है। 2 दिन लगते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझने में 2 दिन लगता है। तो पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था और आपको 2 रूल बताए थे। एक था अफबाउ रूल और दूसरा क्या था बेटा, हंट्स रूल। तो 2 रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं। हम लोग अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जब हम लोग अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तब मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा था बेटा। क्या सीक्वेंस था ये देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। ठीक, अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं बेटा, याद है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s में, फिर कहाँ भरेंगे 2s में, फिर कहाँ भरेंगे 2p में, फिर कहाँ भरेंगे 3s में, फिर कहाँ भरेंगे 3p में, फिर कहाँ भरेंगे 4s में, फिर कहाँ भरेंगे 3d में। तो यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s में भरते हैं। उसके बाद वापस आके कहाँ भरते हैं बेटा, 3d में। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस था, ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस था। तो कुछ एग्जांपल फिर से एक बार याद दिला देता हूं, ताकि आज जो मैं बताने वाला हूं उसमें आपको परेशानी ना हो। ध्यान देखना, करते क्या है बेटा, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। याद रखिए, ये जो क्लास अभी आप अटेंड कर रहे हो, पिछला क्लास आपने अटेंड किया है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब एक एक चीज रिवाइज नहीं कर सकता मैं। तो पिछले क्लास में अगर आपने क्लास अटेंड किया है तब तो आप ये लेक्चर देखना, अदरवाइज पहले आप पुराना लेक्चर देख लो, उसके बाद ही इसको अटेंड करना। फिर मैं कोशिश करता हूं हल्का फुल्का आपको याद दिला देता हूं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10 मैक्सिमम। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो भाई कार्बन का, सोडियम का, स्कैंडियम का और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो एक बार मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन याद दिला देता हूं बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, इसका एटॉमिक नंबर 21 और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। चलो इलेक्ट्रॉन फिलअप करें। सबसे पहले यहां पे 1s, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4। कितना बचा और 2, तो क्या कर दूंगा इसको मैं, 2p2। सोडियम, ओह सॉरी 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 सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। कैसे भरोगे बताओ, 1s2 2s2 2p6। p में 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो कहां भरूंगा बेटा, 2p के बाद 3s, तो 3s1 हो गया। अब आते हैं स्कैंडियम 21। कैसे भरेंगे बेटा, 1s2 2s2 2p6। अब 3s2 3p6। बोलो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भरना कितना है आपको, 21। तो 18 हो गया, 21 करना है, 3 और बचा, 3 और बचा। तो बताओ 3p के बाद, 3p के बाद कहां भरते हैं बेटा, 4s में, और s में 2 ही भर सकते हो। तो 4s में कितना हो गया बेटा, 2। अब कितना बचा, 1 बचा। तो वापस आके यहां पर लिखना बेटा 3d1, करेक्ट। अब आते हैं आयरन में, 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए। 8 और बचा, 8 और बचा। तो कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे, 4s हो गया 2, अब बच गया कितना, 6। तो वापस जाके याद रखना, 4s में भरने के बाद वापस जाके 3d में भरते हैं, 3d6। तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, कुछ समझ में आया इस तरह से। तो ये तो हो गया लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था। अब आज हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करवाया है ना बेटा, आज मैं आपको इसमें 2 चीजें सिखाऊंगा आज के क्लास में।
कॉन्फ़िगरेशन में दो बातें हम लोग सीखेंगे। एक, ये जो कॉन्फ़िगरेशन करवाया हूं ना, इसमें कुछ कुछ करेक्शन करना है आपको। अभी इसमें कुछ कमियां हैं, तो कुछ कुछ करेक्शन करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन करते क्यों है, क्यों कर रहा हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या फायदा है इसका करने का, तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ करेक्शन करवाने वाला हूं मैं। तो लिखो अपने कॉपी में प्लीज, सम करेक्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको कुछ करेक्शंस करवाऊंगा बेटा, कुछ करेक्शंस मैं यहां पर करवाऊंगा। एक मिनट ना, ठीक है, तो कुछ करेक्शंस हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक, ओके। अब क्या करेक्शन करना है, ध्यान सुनना। करेक्शन ये है बेटा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया है, मैंने आप लोगों को जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया है, उसी तरीके से एक काम करो, बेटा। आप मुझे जल्दी से क्रोमियम का और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉपर का 29। चलो ट्राई करो। तो मैंने जो मेथड आपको सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आप फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, फिर बताऊंगा कि हम क्या करेक्शन करने जा रहे हैं। चलिए, तो जो भी मेथड मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप ये कॉन्फ़िगरेशन करो। कर लिए? तो आपने क्या किया होगा, देखते हैं। आपने इन दोनों एलिमेंट्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। इसको चलो बड़ा ही कर देते हैं। तो मैंने जो भी तरीका आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग तुमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से किया होगा बेटा। तुमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से किया होगा, ठीक है। देखना आपने क्या किया होगा। आपने क्या किया होगा, क्रोमियम 24 आपने ऐसा कुछ किया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये किया आपने। और कॉपर का क्या किए होगे, एटॉमिक नंबर 29 आपने किया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। कंफर्म करो ऐसे किए हो। अब बेटा ये दोनों करेक्शन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है। गलत कहने का मतलब है, क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं ना, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता जैसे तुमने लिखा है। इन दोनों एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे तुमने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया और करेक्शन कैसे करूँ इसका, तो देखना। ये बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा, 3D में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में गया है। और आपको पता है बेटा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उस ऑर्बिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उस ऑर्बिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी ऑर्बिटल से यह पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा। कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव है
कि रिएक्टिव नहीं है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वो कितना बॉन्ड बनाएगा, उसकी और बहुत सारी चीजें, वो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो कोई भी एलिमेंट का जो आखिरी ऑर्बिटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और यहां पर आखिरी वाला ऑर्बिटल कौन सा था बेटा? 3D। अच्छा, तो यहां पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां 3D में कितने हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? 4। और यहां पर कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक। अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछूं, नोबल गैस जानते हो? नोबल गैस, नोबल गैस जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? नोबल गैस के बारे में क्या जानते हो? कुछ बातें बताओ मुझे। और कुछ? सही बात है, तुमने कहा लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ? हाँ, आपने पढ़ा होगा नोबल गैस अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। पर क्यों होते हैं? जरा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो करो बेटा। 1s2 1s2 2s2 2p6। ये बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। देखो लास्ट वाला ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ऑर्गन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। p में 6 है, यानी कि इसका भी लास्ट वाला ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। तो जानते हो क्या समझे? जब किसी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो और आप क्या देखते हो कि उसका आखिरी वाला ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो ऐसे एलिमेंट जानते हो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट अपने आप को क्या समझते हैं बेटा? स्टेबल समझते हैं। और हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो याद रखना, जब भी किसी एलिमेंट का, ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं बेटा, जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिटल, जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिटल, जब भी किसी एलिमेंट का, गौर से सुनिएगा, जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिटल अगर अगर हाफ फील्ड है या फिर कंप्लीटली फील्ड है, तो बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट स्टेबल होते हैं। तो इनको बोलते हैं बेटा स्टेबल ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं बेटा स्टेबल ऑर्बिटल्स। तो याद रखना, जब भी किसी एलिमेंट का तुम कॉन्फ़िगरेशन करते हो और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया है, अगर वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, तो समझ जाना वो स्टेबल एलिमेंट है। और ये बात क्रोमियम और कॉपर को भी पता था। जल्दी बताओ बेटा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है? क्या क्या क्या? अगर इसको एक मिल जाए, हाँ, अगर इसको एक मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसको एक मिल जाए तो फुली फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? क्रोमियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3D में खींच लेता है बेटा, जिसके कारण क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और आज के बाद क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है 4s1 3d5। यह है क्रोमियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इस बात को याद रखना, क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। सिमिलरली कॉपर भी यही काम करेगा। क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेगा, जिसके कारण आज के बाद कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और क्या हो जाएगा बेटा? 3d10। तो आज के बाद जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इस बात को याद रखना, क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। और क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? अपने आखिरी वाले ऑर्बिटल को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। तो क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। करेक्ट? कॉपी करो इसको। बेटा एक मिनट में पानी का बोतल लेके आ रहा हूं।
तो लिख लिया सबने? ठीक है बेटा। अब मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ, आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, दो बातें अभी हम कर रहे हैं। एक कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ करेक्शंस कर रहे हैं आज हम लोग, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को देख रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये भी देखने वाले हैं। अब बेटा, अब चलो कुछ और करेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पहला करेक्शन था जिसमें आपने क्या देखा कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते थे। अब एक और करेक्शन देखो। अब कॉन्फ़िगरेशन में एक और करेक्शन देखना बेटा, जो बता रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम छोटे क्लासेस में, तुम लोग छोटे क्लासेस में भी कॉन्फ़िगरेशन किए हो। सोडियम कैसे करते थे, सोडियम का 281, याद है ना? सोडियम का कैसे करते थे 281। हाँ, ये देखो, ये देखो सोडियम अभी तुमने कैसे किया, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का कैसे किया तुमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पर छोटे क्लास में कैसे करते थे, 2 8 1, ऐसे ही करते थे ना। तो पहले हम लोग डायरेक्ट लिखते थे, अब हम लोग सब शेल के अंदर लिख रहे हैं। क्लोरीन कैसे करते थे, याद है आप, 2 8 और क्या बेटा 7। तो ये क्लास 10th तक किया गया कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने बता दिया क्लास 11 में कैसे करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा है, ये पहले के किए गए कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जल्दी से मुझे बताना, स्कैंडियम और आयरन का, स्कैंडियम और आयरन का आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए हो, जो मैंने सिखाया है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये स्कैंडियम का है। और आयरन का क्या है बेटा, आयरन कैसे किया तुमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब जरा इसको लोअर क्लास के पैटर्न में लिख के देखो, क्या 2, हाँ अच्छा एक काम करो, इसको छोड़ो, तुम पहले लिख के बताओ। स्कैंडियम 21 और आयरन 26 कैसे करोगे, 288 वाले पैटर्न में कैसे करोगे तुम लोग, करके दिखाओ। 288 वाले पैटर्न में कैसे करोगे, करके दिखाओ बेटा, तुम कैसे करोगे इसको। कर लिए? कर लिए? हो गया? क्या किया बताओ, बोलो बोलो। 2 8 8 3, यही किए? इसका बताओ, 8 8 8, ये किए? तो बेटा 2 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 8 आता है, 8 के बाद उधर कुछ भी कर सकते हो। अब जरा वापस कहानी में चलो। 2 क्या लिखा हूं यहां पर मैं, 8, यहां पर क्या है 9 हो गया है, तो है तो गड़बड़ हो गया।
ये देखो ये देखो ये देखो, 2 8 14 हो गया। ऐसा होता है क्या? 2 8 8 उसके बाद 14 हो सकता था, पर 2 8 14 कहां होता है? 2 8 8 होता है। गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना। तो अब ये क्यों हो गया ऐसा? तो बेटा अब दूसरा करेक्शन देखो, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस लिखा है इसमें गड़बड़ी है। अब इसको ठीक करते हैं। जानते हो क्या गड़बड़ी है? इसको, ये जो मैं लिखा हूं ना, इसको ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। मतलब क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? पहले बेटा, पहले गैप यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था। मैंने गैप कहां कर दिया? मैंने गैप अब यहां पर कर दिया। अब 3D 4S के पास आ गया, 3D 4S के पास आ गया। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो अब शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। दोबारा करें कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d को यहां ना लिखे, यहां पर लिखो बेटा 3d1। ये देखो ये देखो ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d को यहां ना लिखे, यहां लिखो बेटा 3d6। अब देखो, अब ये फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को। 2 8 8 3 2 8 8 और बेटा 8। अब तो ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे? अभी तक मैं 3D को यहां लिखता था, अब मैंने करेक्शन करके उसको यहां कर दो। ये है रॉन्ग मेथड लिखने का। पर कल क्यों नहीं बताया? शुरुआत जब होती है तो ऐसी ही होती है। जब पहले नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, फिर से करेक्शन करवाऊं तो आप ज्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। तो अब ये इधर आ गया, ये करेक्ट मेथड है। पर एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, ऐसे कैसे कर दिया मैंने? क्यों कर दिया मैंने? सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ़िगरेशन फिट नहीं बैठ रहा था। क्या लगता है आपको? 3D मैंने ऐसे कैसे खिसका दिया? क्या सिर्फ इसलिए खिसका दिया इधर कि बचपन में जो कॉन्फ़िगरेशन हमको सिखाया गया था वो फिट नहीं बैठ रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, उसके लिए मैंने नहीं करवाया है। 3D 4S के पास रहता है, एक्चुअल में सही में उसके पास रहता है। अब ये कैसे हो गया बताऊंगा, पहले इसको ठीक कर लो बेटा। तो ये दोनों को लिखो, ठीक है? ये देखो, इसको लिखना रॉन्ग सीक्वेंस, इसको लिखना करेक्ट सीक्वेंस। मैं करेक्शन करवा रहा हूं आज आप लोग को। दोनों को लिखो ताकि आपको बाद में याद रहेगा कि इसको भी लिखना बेटा, इसको भी ऊपर में जो लिखे हो ना, इसमें रॉन्ग सीक्वेंस और इसमें करेक्ट सीक्वेंस। फिर बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और कैसे पॉसिबल हो पाया। एक एक चीज समझेंगे हम लोग। लिख ले बेटा। ठीक, तो ये एक और करेक्शन करवाना था। पर अभी भी दिमाग में एक बात चल रही है कि 3D 4S के पास कैसे खिसक गया, 3D 4S की तरफ कैसे खिसक गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों ये पॉसिबल हो पाया। 3D 4S की तरफ कैसे खिसक गया, अब मैं आपको ये बताता हूँ बेटा। एक बात बताओगे मेरे को कि ये जो गैप है, ये गैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा? आपको पता है
ये जो गैप बनाया गया है ना वो एनर्जी गैप है। तुमको क्या लगता है सुंदर दिखे इसलिए मैंने ऐसा किया है? मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता हूं? 1s 2s 2p 3s, देखो कितना दूर दूर में लिख रहा हूं। आप में से कौन है जो एकदम रायता फैला कर रखा है 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा तो लिख दिया हो ना, वैसे लिखे हो जैसे ऊपर लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहां पर गैप क्यों बनाते हैं? ये गैप रिप्रेजेंट करता है एनर्जी गैप को, यानी कि ये गैप ये बता रहा है कि 1s के मुकाबले 2s की एनर्जी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी पास पास है, दे हैव नियरली इक्वल एनर्जी, पर 2p के बाद 3s की एनर्जी अब ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या समझे बेटा? अभी तक मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 3d और 4s में गैप है, तो अभी तक क्या हो रहा था? 3d और 4s में गैप बड़ा था, अब 3d इधर आ गया, अब गैप किसके बीच आ गया? 3p और 3d के बीच में। तो ये सब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है? अब एकदम ध्यान सुनना, 3d इधर कैसे आ गया दिखाता हूं मैं आपको कैसे आ गया, एकदम ध्यान से देखना। तो बेटा मैं आपको ना एक एनर्जी का सीक्वेंस बताता हूं, ठीक है? एनर्जी का मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं, ठीक? एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको एनर्जी का, एकदम ध्यान से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक है? इस तरफ ना हम एनर्जी ले लेते हैं। आप जल्दी बताओ सबसे कम एनर्जी किसका होता है बेटा? 1s का। उससे ज्यादा एनर्जी किसका होता है बेटा? 2s का। 2s से ज्यादा किसका एनर्जी होता है बेटा? 2p का। 2p ज्यादा किसका एनर्जी होता है बेटा? 3s का। 3s से ज्यादा किसका एनर्जी होता है बेटा? 4s का। ओह सॉरी, क्या लिखूं 3p 3d 4s 4p और ऊपर आगे जो भी रहेगा। मैंने क्या इसमें कुछ गड़बड़ी किया है? क्या मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है? क्या मिस्टेक कर दिया बेटा? मैंने इसमें क्या मिस्टेक कर दिया? 4s को पहले आना चाहिए, 4s को नीचे आना चाहिए, करेक्ट? 4s की एनर्जी 3d से नीचे होना चाहिए, पर किसकी एनर्जी नीचे है बेटा? हाँ, तो ये गड़बड़ तो है, करेक्ट? अब ठीक कैसे करूं इस ग्राफ को ठीक कैसे करूं? दो ऑप्शन है, पहला 4s को नीचे लिख दूं और 3d को ऊपर, पर ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 2 2 साथ है, वैसे 3 3 3 साथ होना चाहिए। मैंने कहा 3 3 3 साथ होना चाहिए, 4 4 4 4 साथ होना चाहिए, 2s 2p 2 2 साथ है, तो 3 3 3 साथ ही रखना है मुझे। 4s को नीचे नहीं लिख सकता, मतलब 3 3 के बीच में 4 नहीं लिख सकता। देखना जब आपका स्कूल खुलेगा, कई स्कूलों में टीचर गड़बड़ करवा देते हैं, पता है? कई स्कूलों में टीचर ऐसे बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ऐसे करवा देते हैं, 4s को पहले लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं करना, गलती से मत करना, फंस जाओगे बाद में। 3 3 3 के बीच में 4 को नहीं लिख सकते। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि ये एनर्जी का ऑर्डर है, अगर आप एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हो तो ठीक है, हाँ भाई एनर्जी का ऑर्डर ऐसा है, पर तुम एनर्जी का ऑर्डर नहीं बता रहे हो, इलेक्ट्रॉन भरना सीख रहे हो, तो ऐसे गड़बड़ मत करना। तो बेटा 3 3 के बीच में 4 नहीं आ सकता, 3 3 के बीच में 4 को नहीं लिख सकता, तो अब क्या करूं? 4s की एनर्जी तो कम होता है और 3d के ज्यादा, तो अब क्या करूंगा पता है? इस ग्राफ में छोटा सा चेंजेस करूंगा। इस ग्राफ में क्या करूंगा? देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इस लाइन को ऐसे बना दिया, ऐसे कर दिया। अब इससे क्या हुआ जल्दी बताओ? नीचे कौन आ गया और ऊपर कौन चला गया? ऊपर कौन चला गया? तो किसका एनर्जी कम हो गया? अब किसका एनर्जी कम हो गया? अबे 4s कम, और ऊपर कौन चला गया? 3d। किसका एनर्जी कम है? 4s की एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है, पर 3d की एनर्जी ज्यादा, पर लिखा है 3d पीछे ही है। तो तुम कैसे भरते हो इलेक्ट्रॉन? 3p के बाद कहां भरते हो? 4s। बताओ 3p के बाद कहां भरोगे बेटा? चलो यहां चढ़े, पहले कहां भरूं? 1s, अब चढ़ते जाओ 2s और चढ़ो 2p, फिर कहां? 3s, फिर 3p। यहां जैसे चढ़ूं तो पहले कौन मिलेगा? 4s। तो इसलिए 3p के बाद किसमें भरा मैंने? 4s। फिर कहां भरा मैंने? 3d में। तो इससे जानते हो क्या फर्क पड़ा बेटा? जिस तरह 2s 2p पास है, देखो 2s 2p पास है,
2s2p पास हैं, 2s2p पास हैं, जिस तरह 3s3p पास हैं, 3s3p पास हैं, जिस तरह 3s3p पास हैं, ठीक उसी प्रकार अब कौन पास पास आ गए? 3d और 4s। जिस तरह 2s2p पास थे, 3s3p पास है, अब उसी प्रकार 4s और 3d भी उतने ही पास आ गया जितने पास ये थे, जितने पास ये थे उतने पास ये हैं। तो इसीलिए मैंने 3d इधर खिसका दिया, अब इनको भी पास पास कर दिया। पास पास करना ही पड़ेगा, ग्राफ कह रहा है करना पड़ेगा। ये ग्राफ कह रहा है कि 3d उधर नहीं लिख सकते आप, 3d को 4s के पास लिखो, 3d को 4s के पास लिखो, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी पास पास होता है। आप समझे? तो इधर करने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? वो 288 वाला जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, 288 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करेक्ट। इससे और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अभी देखना, बहुत सारे। तो बेटा इस ग्राफ को बना लो, इसको बोलते हैं एनर्जी ग्राफ। एनर्जी ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो ये इस ग्राफ को समझने के बाद अब सारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, करेक्शन जो करना था वो हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सुना ध्यान से। तो हमने अभी एक ये करेक्शन किया, अब इसके बाद हमें ये देखना है बेटा। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे, करेक्शंस कर रहे थे, अब करेंगे एप्लीकेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ा हमने, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का फायदा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सीख के हमें क्या मिलेगा। तो अब लिखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है। तो पहला पॉइंट देखियो, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस शेल, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस शेल। अच्छा बेटा वैलेंस शेल क्या होता है? क्या आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं? अच्छा, वैलेंस शेल समझ दो क्या होता है। वैलेंस शेल उस शेल को कहते हैं जो हमें किसी एलिमेंट का वैलेंसी बताता है, वैलेंसी। तो एक बार मैं एक तरीका समझाता हूं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। कोई आपसे पूछेगा ना आउटर मोस्ट शेल बताओ, आउटर मोस्ट शेल, यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा बताओ। अरे भाई ये बताओ, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, आउटर मोस्ट शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो मैं पूछूंगा आउटर मोस्ट शेल क्या है, तो बोलना 4s 4p 4d 4f। शेल बोला है, शेल शेल शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो आउटर मोस्ट शेल 4 है, 4 मतलब 4s 4p 4d 4f।
तो बताओ आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s 4p 4d 4f। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s 4p 4d। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s 4p। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 3s 3p 3d। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 3s। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है? 2s 2p। अब समझे कैसे निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, बोरॉन, फ्लोरीन, एक मिनट, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, जरा इनका कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करें बेटा। 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बेटा जल्दी बताना बोरॉन का वैलेंसी कितना होगा? अच्छा चलो इजी कर देता हूं, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी 1। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है? 1। सोडियम कितना निकालता है इलेक्ट्रॉन? 1। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है? क्योंकि एक निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये बताओ वैलेंसी कैसे देखते हैं? वैलेंसी कैसे देखते हैं? कोई भी एलिमेंट कितना निकालेगा ये उसका वैलेंसी है, कोई भी एलिमेंट कितना लेगा ये भी उसका वैलेंसी है। अब एलिमेंट निकालता कब है? तो जब निकाल के ऑक्टेट पूरा करेगा तो निकाल के वैलेंसी देखेंगे, और अगर कोई लेके ऑक्टेट पूरा करेगा तो लेके वैलेंसी देखेंगे। तो बताओ यहां पर ये पहला शेल सेकंड शेल, पहला शेल सेकंड शेल, पहला शेल सेकंड शेल, पहला शेल सेकंड शेल, थर्ड शेल, पहला शेल सेकंड शेल, थर्ड शेल। जल्दी बताओ बोरॉन के सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरॉन के सेकंड शेल में कितने हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? 3। तो बोरॉन कैसे करेगा? 7 लेगा? 7 लेगा? नहीं, हाँ सॉरी 5 लेगा? नहीं, 3 निकालेगा। 3 निकालेगा तो बोरॉन 3 निकाल देगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। 1s2 भी स्टेबल होता है। 1s2 भी, हम लोग ऑक्टेट वर्ड सुने हो? ऑक्टेट सुने हो? डुप्लेट सुने हो? तो डुप्लेट हो गया। तो बताओ बोरॉन के लिए स्टेबल कंडीशन में आना था, तो स्टेबल किसको बोलते हैं? s2 को भी स्टेबल बोलते हैं। मतलब बेटा ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बोरॉन के लिए 5 लेके 8 बनना आसान है कि 3 निकाल के 2 बनना आसान है? 3 निकालना, तो बोरॉन 3 निकाल देगा। तो 3 निकालेगा बोरॉन, तो बोलो बोरॉन का वैलेंसी कितना है बेटा? 3+। करेक्ट। अच्छा ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? 6 है इसके पास, 2 और 6। तो अब बताओ ये 6 को निकाल के डुप्लेट बनना पसंद करेगा कि 2 लेके ऑक्टेट? 2 लेके ऑक्टेट, लेके तो जब 2 लेगा तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बेटा? 2-। तो यहां पर बोरॉन का वैलेंसी कितना है? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है बेटा? 2। ये बताओ इसमें क्या होगा? 7 निकाल के 2 बनेगा कि 1 लेके 8 बनेगा? 1 लेके 8 बनेगा, 1 ले लेगा तो फ्लोरीन -1 हो जाएगा, यानी फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया बेटा? 1। ठीक, इसमें आओ चलो। अब ये 1 निकाल के 8 बनेगा कि 7 लेके 8 बनेगा? अरे 2 8 1। तो 1 को निकाल के 8 बनेगा कि 7 लेके यहां पर 8 बनेगा? 1 निकाल के 8 बनेगा। तो 1 निकाल के 8 बना तो सोडियम में क्या हो गया? +1। लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन है। तू ठीक बोल रहा है एकदम। किसने बोला वैसे? हाँ, वो बच्चा पूछ रहा है कि सर एक ऑप्शन और भी था, 1 लेके 2 हो जाता तो 2 भी स्टेबल होता है, पर वो 1 लेके 2 नहीं बनेगा। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, 1 लेके 2 बन सकता है और 1 निकाल के 8 बन सकता है, तो ज्यादा अच्छा 8 होता है, इसलिए 1 नहीं लेगा, पहला कारण। दूसरा एक और कारण है, सोडियम मेटल है
और मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, देते हैं। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मेटल हमेशा निकालते ही हैं। अब समझ में आ गया? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, पर मैंने बता दिया आपको। हाँ तो बताओ, सोडियम ने, सच बता रहा हूं मैं, 22 सालों के पढ़ाते, कसम से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पहली बार किसी ने पूछा है, किसी के दिमाग में नहीं आया, पर ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये मेरे भी दिमाग में कभी नहीं आया। नहीं चलो ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया ना क्या था उसके पीछे कारण। हाँ तो बताओ, सोडियम ने क्या किया, निकाला। तो सोडियम की वैलेंसी कितना है बेटा, 1। इसमें आओ, इसको देखो, 2 8 3, 3 निकाल के 8 बन जाए, या 5 लेके 8 बन जाए, क्या 3 निकालेगा तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी कितना है बेटा उसको, 3। तो अब ये बताओ, इन सब का वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल उस शेल को बोलते हैं जिससे वैलेंसी पता चलता है। तो ये वैलेंसी किसको देख के पता लगाए, इसको देख के पता लगाए, ये वैलेंसी किसको देख के पता लगाए, इसको देख के पता लगाए, वैलेंसी किसको देख के पता लगाए, इसको देख के पता लगाए, वैलेंसी किसको देख के पता लगाए, इसको देख के पता लगाए, वैलेंसी किसको देख के पता लगाए, इसको देख के पता लगाए। तो कोई आपसे पूछेगा बोरॉन का वैलेंस शेल बताओ, तो बोलना बेटा 2s2 2p1। वैलेंस शेल पहचानने को आता है एग्जाम में। तो बताओ बोरॉन का वैलेंस शेल क्या है, 2s2 2p1। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल क्या, जल्दी बोलो, 2s2 2p4। फ्लोरीन का क्या है वैलेंस शेल, 2s2 2p5। और सोडियम का वैलेंस शेल बेटा 3s1, इसका वैलेंस शेल 3s2 3p1। तो किसको बोलते हैं वैलेंस शेल, जिसको देख के वैलेंसी पता चलता है। करेक्ट। तो हम कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, और आपने क्या देखा, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल पता कर सकते हैं। और वैलेंस शेल क्या होता है, वो शेल जो किसी एलिमेंट का क्या बताता है, वैलेंसी। प्लीज कॉपी करेंगे इसको। ये है वैलेंस शेल। एक मिनट में इसको मैं ऐसे बना देता हूं तो अच्छा लगेगा। ये है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। ये क्या है, आयंस। ये क्या है, वैलेंसी। और ये सब क्या है, वैलेंस शेल। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, यहां पर एक टेबल बना लिया हम लोगों ने, ठीक रहेगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, फिर आयन, फिर वैलेंसी, और फिर वैलेंस शेल। कॉपी कर ले बेटा, ठीक है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन देखना शुरू किया। ये पहला एप्लीकेशन था जिसके मदद से हमने क्या पता किया बेटा, वैलेंसी। लेकिन अभी देखना असली कहानी तो अब शुरू होगी। जरा इन एग्जाम्पल्स में ध्यान देते हैं। ये देखो, अब देखेंगे जरा मुझे बताना, स्कैंडियम और टाइटेनियम और वेनेडियम, चलो इनका पहले कॉन्फ़िगरेशन करो और मुझे आप इनका वैलेंसी बताना बेटा। कॉन्फ़िगरेशन करो और वैलेंसी बताओ। कर लिए? ठीक है, ठीक। तो आपने ऐसा कुछ किया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसमें क्या किए बेटा, थ्री डी टू। ठीक ठीक ठीक, इसमें आओ, इसमें आओ। जल्दी से बताओ, क्या लगता तुमको स्कैंडियम का क्या वैलेंसी होगा? स्कैंडियम ये वैलेंस शेल है कि बस ये वैलेंस शेल है? पूरा है। अगर 3D को इधर लिख देता, तो सिर्फ 4s वैलेंस शेल हो जाता। पर हमने करेक्शन कर लिया है आज, और मैंने बताया 3D इधर लिखाएगा, तो जहां दो पास आ गए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, वैलेंस शेल। अगर 3D उधर होता तो वैलेंस शेल सिर्फ क्या होता, 4s। पर करेक्शन कर लिया हमने आज और 3D को इधर लिख दिया, तो जहां दो ऑर्बिटल पास आ गए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, वैलेंस शेल। तो अब बताओ कितना निकल सकता है यहां से, 3। तो इसीलिए बेटा स्कैंडियम का वैलेंसी होता है 3, इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 5। तो क्या समझे बेटा, सोचो अगर मैं 3D को वहां लिख देता तो सबका वैलेंसी क्या आता, 2 आता, सबका 2 आता। पर आज करेक्शन किया तब पता चला कि अच्छा कितना इंपॉर्टेंट था वो करेक्शन, कितना इंपॉर्टेंट था ये करेक्शन। नोटिस किया बेटा आपने, कहां चला गया ये करेक्शन, कितना इंपॉर्टेंट था। 3D इधर खिसका दे, सिर्फ 3D की इधर खिसकाने से कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए और आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला था वो नहीं हो रहा है। अब समझ में आया? तो बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, स्कैंडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट 4s, 4 बट वैलेंस शेल क्या है, 4s एज वेल एज 3D। तो इस भ्रम में मत रहना कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंस शेल था, आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल ही। पर बेटा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? 4s। पर वैलेंस शेल क्या होता है? 4s एज वेल एज 3d। ये सब एमसीक्यू में पूछेगा, एकदम बारीकी से समझना चाहिए को। आउटर मोस्ट शेल 4s और वैलेंस शेल मतलब जिसको देख के वैलेंसी मालूम चलता है। तो वैलेंसी किसको देख के मालूम किया? 4s और 3d दोनों को देख के मालूम किया ना जी। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s, बट वैलेंस शेल क्या है? 4s और 3d। करेक्ट? ठीक। तो अभी तो हमने कॉन्फ़िगरेशन को आज करेक्शन किया और एक एप्लीकेशन भी देख लिया कि वैलेंस शेल कैसे पता करते हैं। अब इसकी और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन अगले क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है? चलो फिर अभी क्लास में तय करते हैं।